दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रवि कुमार, जो कि दून यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जापानीज स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारा आज का बातचीत का विषय रहेगा विदेशी भाषाओं का भाषाई ज्ञान। डॉक्टर रवि, आपने जापानीज भाषा में स्पेशलाइजेशन किया है, तो क्या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था आपका और क्यों आपने जापानीज भाषा को ही पढ़ने के लिए चुना? जो मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है जापानीज लैंग्वेज में, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड था। बौद्ध धर्म भारत से इसकी शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये चाइना, कोरिया होते हुए जापान पहुंचता है। तो मैंने सब्जेक्ट चुना था कि मिडाइवल जापान में ज़ेन बुद्धिज्म करके, और जापान में आप जानते हैं वहाँ पे सामुराई होते हैं, योद्धा होते हैं, तो वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। जापानीज बौद्ध धर्म में एक क्वान होता है, रिडल और पजल के जैसा होता है। तो क्या होता है उसमें कि जो मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को एक पजल देते हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, वन हैंड क्लैपिंग बोलते हैं उसको, एक हाथ की ताली। तो ये बड़ा विरोधाभास लगता है कि एक हाथ की ताली कैसे बजेगी, ताली तो दो हाथों से बजती है। तो जो स्टूडेंट होगा, जो डिसाइपल होगा, वो जाएगा, कभी वो जंगल से जा रहा है तो चिड़ियों की आवाज सुनेगा, तो उसको लगता है कि अच्छा यही है क्या वन हैंड क्लैपिंग। तो मास्टर कहेगा नहीं, यह भी नहीं। फिर कभी नदी के पास से गुजरता जाएगा वो, तो उसको नदी की ध्वनि, उसकी आवाज को सुनकर उसको लगेगा कि कहीं यही तो नहीं। मास्टर कहता है नहीं, यह भी नहीं। अंत में थक हार कर वह स्टूडेंट जाएगा मास्टर के पास, बैठ जाता है, चुपचाप रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर कहता है दिस इज द आंसर। ये जो साइलेंस है, मन के पार जाना, नो माइंड स्टेट में जाना, इसको जापानीज में बोलते हैं मुशिन, मन के पार। तो मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि मेरा ध्यान में भी रुचि थी। तो मैं भारत और जापान के बौद्ध धर्म में कैसे प्रसार हुआ और जापानी संस्कृति में, कल्चर में कैसे बुद्धिज्म का रोल रहा है, कैसे ज़ेन फिलॉसफी, ज़ेन मेडिटेशन उसमें गया, तो इसी को लेकर मैंने स्टडी किया जी। और जापानीज भाषा का इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वहाँ का कल्चर है और कैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जापान में? जापानी भाषा जो है उसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं। हिंदी में देवनागरी होती है, इंग्लिश में जैसे रोमन स्क्रिप्ट है हमारा। जापानी भाषा में 3 स्क्रिप्ट है, एक को हिरागाना बोलते हैं, दूसरे को काताकाना बोलते हैं और तीसरे को कांजी बोलते हैं। ये तो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में आया। जापान के बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था कुकाई। तो वो चाइना जाते हैं सीखने के लिए और वहां से जब वापस वो जापान लौटे तो उन्होंने इस भाषा को निकाला। लेकिन उसके पहले का भी इतिहास रहा है कि कैसे चाइनीज लैंग्वेज को ही सीख करके आते थे जापान में और उस लैंग्वेज में भी लिखते थे। तो इसका धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से 7वीं-8वीं में शताब्दी में जाकर के फाइनल आज का जो भाषा बोली जाती है वो आया प्रचलन में। आपने पूछा कल्चर कैसा है वहाँ का, तो मैं भी जब कल्चर पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ देख करके। जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर रहा है कि लोग साथ में रहते हैं, फैमिली वैल्यूज है, ग्रुप में रहते हैं, एक सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं, तो इसी प्रकार से जापान का भी रहा है। पहले जापान में 150 लोगों का परिवार साथ में रहता था, लेकिन आज आप देखोगे तो थोड़ा उसमें बदलाव भी आया है। कल्चर में आप एक तो फूड का भी कल्चर है, तो वहाँ पे लोग शाम 6 बजते बजते 7 बजते बजते खाना खा लेते हैं और वहाँ पे रॉ फिश खाने का भी बड़ा प्रचलन है। और ड्रेस आप देखोगे तो अपने साथ कीमोनो का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ जैसे साड़ी है तो जापान में कीमोनो है, शादियों के टाइम पे या कुछ फंक्शन हुआ तो उसमें वो पहनते हैं। साथ ही साथ उनके खाने का, पहनने का, रहने का पूरा चाइना से इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कल्चर को भी डेवलप किया। जैसे आप वहाँ पे सामुराई होते हैं, वॉरियर क्लास होते हैं, योद्धा होते हैं, तो एक तरफ वो लड़ते हैं और दूसरी तरफ वो ध्यान का भी मजा लेते हैं। जी, तो जब आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया तो क्या उस दौरान आपने जापान विजिट किया, और अगर हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा पहली बार जब जापान जाना हुआ तो वो साल 2013 था। तो मैं उस समय दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एज अ स्टूडेंट में पढ़ाई कर रहा था। तो हम लोग जब किसी विदेशी भाषा को पढ़ते हैं तो एक दिमाग में रहता है कि वहां जाकर देखे तो कैसी दुनिया रहेगी। तो बहुत ही वो छोटे समय के लिए था, 15 दिन का ट्रिप था हमारा। बहुत मजा आया जापान को। जब हम खुली आंखों से हमने देखा तो हम पढ़ते थे कि जापान के लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, समय का पालन करते हैं। हमने असली में समय क्या होता है वो जापानियों से सीखा। अगर मीटिंग अगर 10 बजे शुरू होनी है तो हम भारतीय सोचते हैं कि अच्छा 10 बजे का, अच्छा 10-15 तो चलता है, लेकिन वहां पर 15-10 मिनट पहले वो जाके पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जापान एक छोटा देश है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन आज तक कोई उसको जीत नहीं पाया। अगर 1945 की बात को छोड़ दे, उसके पहले कोई जीत नहीं पाया। तो ये जो जापानीज लोग हैं ना, एक तो इकट्ठा रहते हैं और उनके अंदर देश प्रेम, नेशन फर्स्ट, ये बात उनके अंदर है। जापान में टोक्यो में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो जापान में ये साकुरा, उसको साकुरा बोलते हैं जापानी भाषा में, पिंक कलर का होता है। इस तरह का उनका रहा है कि जब आप देखते हो एक अलग ही मजा आता है।
जापानीज भाषा में एक टर्म है, उसको बोलते हैं काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप जिस भी फील्ड में हो, टीम वर्क, एक सिस्टम से चलना, लगातार आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वही जापान को जापान बनाता है। इंडिविजुअलिटी हमारे यहाँ स्ट्रांग है, निजता हमारे यहाँ, इसीलिए भगवान बुद्ध हुए, कबीर हुए। लेकिन जापान में क्या है कि वहां पे इंडिविजुअल पे उतना जोर न दे करके सिस्टम पे जोर दिया जाता है कि पूरे सिस्टम को कैसे हम ऊपर उठाएं, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। जापानीज थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए, शाई होते हैं, कम बोलते हैं, भाषा भी बड़ी पोलाइट है, वो बार बार झुकते हैं, वो करते हैं, वो ग्रीटिंग्स भी करेंगे तो वो झुकेंगे। शील का जबरदस्त उदाहरण है उनके भीतर। बिल्कुल। और अगर हम अपने यूथ की बात करें या वर्ल्ड वाइड, तो हम देखते हैं कि लोग एनीमे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जापान की स्टेशनरी, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को, तो ऐसा क्यों है? बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा है। जापान ने इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के युवा को आप कुछ कहेंगे तो वो जल्दी सुनते नहीं है। तो जापानीज लोगों ने भी देखा कि कैसे हम अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को, अपनी धरोहर को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसी चीज को, जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल चीजें उनकी जो है, उसको उन्होंने एनिमे का रूप दिया, मांगा का रूप दिया, एनिमेशन वीडियोस को लेकर के आए। तो अब उससे क्या है कि कोई भी युवा वर्ग हो या पूरे देश विदेश के लोग हो, तो उससे बड़े आकर्षित होते हैं। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, जो एनिमे होता है और कार्टून में एक भेद है। कार्टून को तो आप कंप्यूटर से ग्राफिक्स करके बनाते हो, लेकिन एनिमे वो खुद हैंड से बनाते हैं, तो ये उनकी विशेषता है। और आप एनिमेशन के थ्रू जापान ने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया, उसको बचाया, साथ ही साथ पूरे देश विदेशों में उसको बढ़ाया भी, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तरफ। जैसे भारत में हम योग शब्द को लेते हैं, तो इसी तरीके से जापान ने एनिमेशन, मांगा को लेकर के एक विश्वव्यापी उनका एक आंदोलन कही कि कैसे अपनी धरोहर को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। क्योंकि हम सीधा अगर बच्चों को कहेंगे कि ये किताबें पढ़ो, तो नहीं पढ़ेंगे। आज बच्चे बदल गए हैं, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़कर ही उनमें हम संस्कृति धरोहर को परोस सकते हैं। जी। और अगर जापानीज और हिंदी को देखा जाए तो क्या कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती हैं इन दोनों भाषाओं में? समानता है इसमें। जैसे हम हिंदी में जैसे बोलते हैं कि राम आम खाता है, तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आता है। तो जापानी भाषा भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। लेकिन अगर इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में बात बदल जाती है। पहले सब्जेक्ट आएगा राम, फिर वर्ब आ जाएगा इट्स, और ऑब्जेक्ट जाएगा लास्ट में। तो आप शुरुआत में हिंदी की तरह सोच करके आप लैंग्वेज को ग्रास्प कर सकते हो। हालांकि जापानी में कैरेक्टर होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होता है, ड्राइंग जैसा बनाना होता है। सिंबॉलिक है, जैसे अगर पेड़ है तो पेड़ को हम ड्रॉ करेंगे, पहाड़ है तो पहाड़ के जैसा हम बनाते हैं पिक्चर के रूप में। 3 स्ट्रोक होते हैं तो वैसे बनता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाषा सीखना भी, और कांजी को प्रैक्टिस करना भी बड़ा मजेदार रहता है। कल्चर में हम लोग यहाँ पे अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, तो जापान का भी ये चीज है। जापान को देखिए कि 1 लैंग्वेज 1 कल्चर, एक संस्कृति, एक भाषा, और इसको लगातार वो फॉलो करते आए हैं। चाहे खाने का हो, पहनने का हो, बोलने का हो। और लिटरेचर को भी अगर आप देखें तो जापानीज में कुछ नोवेलिस्ट हुए हैं, बौद्ध धर्म को लेकर के उन्होंने उस पर कहानियां लिखी है। भारत से जो बौद्ध धर्म गया, उनके कुछ कुछ विषयों को लेकर के भी जापानी में उसको लिखा गया है। तो ये सब समानताएं हमें दिखती हैं। और भारत को वो एक देखते हैं कि कंट्री ऑफ बुद्धा, की भगवान बुद्ध का देश। और जापानीज के अंदर ये है कि इंडियंस लोग रोज सुबह उठ के योगा करते हैं। तो वो कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप रोज सुबह योगा करते हो? तो कई हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो रोज नहीं करते, लेकिन ये उनके अंदर इंप्रेशन है। जी। और डॉक्टर रवि, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जापानीज लोग अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जो हम इंडियंस को भी अपने जीवन में लानी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो उनका काम करने का तरीका है, 10 से 12 घंटे काम करना उनके लिए बड़ी आम बात है। वो कहते हैं कि हमें काम करना पसंद है, कि देश प्रथम, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। उनके लिए घर की चीजें जितनी मायने रखती है, उतनी घर के बाहर की भी चीजें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है कि कभी ना हार मानने वाली जिद। जी। और मोनो नो आवारे और इकिगाई करके जो अवधारणाएं हैं जापानीज, इनका क्या अर्थ है और ये जीवन में कैसे लागू होती हैं? जो मोनो नो आवारे, ये जापानी लोगों का एक बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस मामले में है कि मोनो का मतलब होता है थिंग्स, ऑब्जेक्ट, और आवारे का मतलब हो गया सेंसिटिविटी। मतलब ये कि जो चीजें परिवर्तनशील है, जो आज है कल नहीं है, उसमें भी सुंदरता को देखना, ये कॉन्सेप्ट है मोनो नो आवारे का। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे साकुरा है, चेरी ब्लॉसम है। तो चेरी ब्लॉसम का जो फूल है वो थोड़े टाइम के लिए खिलता है, 1 सप्ताह, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे। सबको पता है कि 3-4 दिन बाद वो फूल नहीं होगा, वो झड़ जाएगा। लेकिन उसमें भी उस सुंदरता को देखना, जो परिवर्तनशील है, उसमें सुंदरता को देखना। अगर मान लो कोई अकेला भी है, उसमें वर्ड है साबिशी, लोनलीनेस। तो लोनलीनेस में भी एक ब्यूटी है। एक डाल पे जिसपे कोई पत्तियां ना हो, अगर एक पक्षी बैठा है तो उसमें भी सुंदरता है।
उसमें भी खूबसूरती है। और दूसरा आपने पूछा इकिगाई का, तो इकिगाई में जो शब्द इकिरू है, इकी लाइफ, जीवन, तो जापानीज ये मानते हैं कि जीवन जीने का कुछ मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, कुछ पैशन होना चाहिए, कुछ ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे कि जापान में सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि लंबे समय तक जीते हैं, नॉन स्पाइसी फूड खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, तो इससे भी उनका शरीर लंबे आयु के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो इनका ये जो है ना कि काम करते रहना है, बैठना नहीं है। जैसे इंडिया में अगर हम कहें तो हम रिटायर्ड हो गए बट टायर्ड नहीं हुए, तो ये वाली बात अपने भीतर वो रखते हैं कि अभी भी काम करने का जज्बा, वो ये इकिगाई जी। और फॉरेन लैंग्वेज का जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो लोगों को जापानीज ही क्यों लेनी चाहिए और क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है इस भाषा को सीखने का? जापानी भाषा को मैं इसलिए कहूंगा कि आप देखें कि भारत और जापान का जो संबंध है लगभग 6वीं शताब्दी से तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से सब लोग जानते हैं। उस समय से लेकर के आज के समय पर भी 2000 के बाद भी जो भारत और जापान का जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत है, चाहे हमारे रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस, चाहे फाइनेंशियल रिलेशंस हो, चाहे हमारे सोशल रिलेशंस हो। तो जब मैं इस दृष्टिकोण से देखूं तो जो कोई व्यक्ति जापानी भाषा को जानता है, खास करके अगर वो टेक्निकल फील्ड का है, वो इंजीनियरिंग का अगर व्यक्ति है या मेडिकल साइंस से है, और अगर वो जापानी भाषा को जानता है तो जापान जाकर के एक बड़ा योगदान कर सकता है। तो उनके लिए मैं कहूंगा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन अगर जज्बा है तो बच्चे कर लेते हैं। जी। और अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और ग्लोबलाइजेशन के समय में क्यों जरूरी है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना? एक तो जो परंपरागत रूप से जो अनुवाद का एक क्षेत्र है, ट्रांसलेशन का, अवेलेबल जो लिटरेचर है वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है और अनुवाद करके अपना पैसे भी कमा सकता है। दूसरा इसमें क्षेत्र होता है इंटरप्रिटेशन का, कि आप एक भाषा को दूसरी भाषा में आप बोल करके बता सकते हैं। तीसरा जो नया फील्ड जो आज के समय पे आ रहा है कि जैसे एनिमेशन का फील्ड है, रोजगार के रूप में आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जापान जाकर के भी नौकरी कर सकते हैं। अगर आप जापानी भाषा को सीख लिया तो आपके पास रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। और भारत में जितनी जो जापानी कंपनियां हैं वो भी रोजगार के हमें मौके देती हैं। जी। और आखिरी में हमारे युवा साथियों को इंस्पायर करने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोट के रूप में मैं यही कहूंगा कि जापान की जो न हार मानने वाली जिद है, हमेशा जीत के लिए आगे जाना। तो जैसे जापान में टी सेरेमनी, चायोत्सव करके वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे इकेबाना हो, फ्लावर अरेंजमेंट का वो उनका कल्चर है, या बोनसाई हो। जापानी लोगों से उनकी संस्कृति को सीख करके, उनकी भाषा को सीख करके क्या आप उसमें भारतीय दृष्टिकोण से कुछ नया कर सकते हो? और आजकल जैसे एआई का जमाना आ रहा है तो इसमें उनके लिए चुनौतियों के साथ साथ मौके भी मिलेंगे कि जापानी चीजों से सीख करके कुछ इंडियन इनपुट के साथ आप उसको दिखाएं। इचिगो इचिए, मतलब कि जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो तो समझो कि दिस इज द लास्ट मीटिंग जी, ये पहली और आखिरी मुलाकात। तो ये मैं कहूंगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, मानो कि ये मेरा अंतिम है, आज का ये मेरा ये बेस्ट समय है, आप उसको एंजॉय करो। जी। डॉक्टर रवि, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें विदेशी भाषाओं खासकर की जापानीज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।